हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपके एमपी के जेईई एग्जाम और एमपी पुलिस के लिए दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि यह दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन आए हैं जो हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आप एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे रेलवे एनटीपीसी एसएससी के एग्जाम जैसे सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यह साइंस के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन सामने आ रहा है, यहाँ पर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है। तो डीडीटी, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड और इथिलीन ओजोन नाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड एक ऐसा पीड़कनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है, यह आपको ध्यान रखना है। या ओजोन की ह्रास करने का कारण बनता है, यह आपको ध्यान रखना है, मेथिल ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन है पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो दोस्तों ब्लड यानी रक्त आपका संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है, यह आपको ध्यान रखना है। यह एसएससी रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है और दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कॉमन रहते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। आपके जो आपका एमपी जेईई का एग्ज़ाम है इनमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है एमपी पुलिस और एमपी जेईई वालों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ऊतक, अंग, अंततंत्र यानी इंटरनल सिस्टम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें जो कोशिकाओं का समूह रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। जो सेल्स, ग्रुप्स ऑफ सेल्स रहते हैं उनको बोला जाता है टिश्यू यानी ऊतक। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जो आल्गे हैं इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बॉटनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर फाइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, यह कवक के अध्ययन यानी फंगस के अध्ययन को आपका माइकोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी आपका वायरस के अध्ययन को कहा जाता है और बॉटनी आपका जो वैज्ञानिक स्टडी होती है, जो साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, प्लांट की यानी पौधों की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, पौधों की वैज्ञानिक अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। फाइकोलॉजी मैंने बता ही दिया, आपका शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइकोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कौन अश्रु गैस का एक घटक है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पर ऑप्शन है एथेन, एथनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रीन। तो दोस्तों अश्रु गैस का जो घटक है वह है क्लोरोपिक्रीन, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद आपका यह एमपी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एमपी के प्रेस के एग्जाम पे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्लोरोपिक्रीन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अश्रु गैस का घटक कौन होगा, क्लोरोपिक्रीन होगा। अश्रु गैस का घटक कौन होगा, क्लोरोपिक्रीन होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह आपकी त्रासदी कब हुई थी, 2 से 3 दिसंबर उनकी रात को आपकी यह हुई थी और यह हुई थी 1984, 2 दिसंबर 1984। आपको यह ध्यान रखना है। इसमें हुआ क्या था, इसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, जी हाँ दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे और आपको बता दें हजारों लोगों की इसमें मौत हो गई थी। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और यहाँ पर दोस्तों आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पर ऑप्शन है परितारिका, पुतली लेंस, पेशियाँ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका है दोस्तों वह है दोस्तों आइरिस। जी हाँ दोस्तों, आइरिस आपके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को
नियंत्रित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब आपके जो दांत हैं दोस्तों उनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है कितने पीएच मान से पर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है पीएच मान 7 से अधिक 7.2 से अधिक होने पर, पीएच मान 6.6 से अधिक होने पर, पीएच मान 5.5 से कम होने पर, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका है वह है आपका पीएच मान 5.5 से कम होने पर। अगर आपका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है दोस्तों तो आपका जो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों पीएच मान आपका बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फिलामेंट का जीवन बढ़ाने के लिए, यानी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए, फिलामेंट की उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए, उत्सर्जित प्रकाश तीव्रता बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फिलामेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी फिलामेंट के जो लाइफ है उसको एक्सटेंड करने के लिए बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको घुमाकर भी अगर पूछ ले बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है तो दोस्तों उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, या तो नाइट्रोजन और आर्गन साथ में दे देगा ऑप्शन में, या इनमें से कोई एक गैस दे देगा। तो दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है। तो किसके लिए दोस्तों उपयोग की जाती है दोस्तों, फिलामेंट का जीवन बढ़ाने के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फाइड, फॉर्मिक अम्ल, लेड ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वह है यहाँ पर आपका जिंक फॉस्फाइड। जी हाँ दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड आपको चूहों को मारने का एक पॉइजन है, यानी चूहों के